ऑनलाइन एजुकेशन स्किल से दुनिया भर के करोड़ों छात्रों को स्मार्ट शिक्षा देने में मदद की है, बल्कि इसी के जरिए एजुकेशन सेक्टर के बिजनेस की दुनिया में नया मुकाम भी हासिल किया। ये कहानी है केरल के कन्नूर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले बैजू रविंद्रन की। शुरुआती शिक्षा आजिकोड में ही मलयालम मीडियम स्कूल से शुरू हुई। ग्रेजुएशन के बाद बैजूज ने इंजीनियरिंग के तौर पर अपनी नौकरी शुरू की। वह यूके की एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर थे। रविंद्रन ने कुछ IIM का एंट्रेंस टेस्ट दिया। रविंद्रन ने खुद IIM का एंट्रेंस टेस्ट दिया और 100% स्कोर किया, तो बैजू को लगा कि कोई तुक्का लग गया है। रविंद्रन ने फिर IIM का एंट्रेंस टेस्ट दिया और 100% स्कोर किया, लेकिन उन्होंने IIM ज्वाइन न करके कोचिंग क्लास शुरू की और 2005 में नौकरी छोड़कर बैजू ने कोचिंग शुरू कर दी। यहीं से बैजू एक सफल बिजनेसमैन बनने का सफर शुरू हुआ। बैजू ने छोटे निवेशक के साथ कोचिंग क्लास शुरू की थी। वे दूसरे शहरों में जाकर भी कोचिंग क्लास लेते थे। रविंद्रन ने छात्रों के छोटे ग्रुप्स को कोचिंग देकर शुरुआत की। उसके बाद उनके छात्रों की संख्या में लगातार इजाफा होता गया। छोटे कमरे से बड़े कमरे में शिफ्ट हुए। फिर बढ़ते विद्यार्थियों को देखते हुए उन्होंने बड़े ऑडिटोरियम में पढ़ाने लगे। एक बार तो छात्र इतने ज़्यादा हो गए कि स्टेडियम में पढ़ाना पड़ा। वर्ष 2006 से 11 के बीच की छोटी सी अवधि में बैजू की स्टूडेंट्स की संख्या 40 से बढ़कर 1000 तक पहुंच गई। बाद में उन्होंने सोचा क्यों ना एक ही जगह रहकर सभी छात्रों तक पहुंचा जा सके। उन्होंने 2009 में कैट के लिए ऑनलाइन वीडियो बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया। 2011 में उन्होंने थिंक एंड लर्न स्टार्टअप लॉन्च किया। यह बैजूस की पेरेंट कंपनी है। 2015 में उन्होंने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स बैजूस द लर्निंग ऐप लॉन्च किया। यह उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। स्मार्टफोन की बढ़ती लोकप्रियता के बीच उनका यह ऐप भी पॉपुलर होता गया, इतना ज़्यादा कि सिर्फ 7 साल में रविंद्रन अरबपति बन गए। कंपनी ऑनलाइन एजुकेशन कंटेंट उपलब्ध कराती। कुछ कंटेंट फ्री हैं, लेकिन एडवांस लेवल के लिए फीस देनी होती है। सितंबर 2020 तक बैजूस के 6.4 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे। इनके यूजर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रविंद्र ने एक बार कहा था कि मैं देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस तरह का काम करना चाहता हूं जैसा डिज्नी ने मनोरंजन के लिए किया है। फॉर्च्यून पत्रिका ने सितंबर 2020 में ग्लोबल 40 अंडर 40 टेक्नोलॉजी लिस्ट 2020 में बैजू रविंद्रन को भी शामिल किया था। उस वक्त रविंद्रन की कुल संपत्ति 17,695 करोड़ रुपए थी। बैजू रविंद्रन अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और परिवार के साथ 3.05 अरब डॉलर की संपत्ति सहित जुलाई 2020 में फोर्ब्स की इंडियाज रिचेस्ट 2020 लिस्ट में 44वें नंबर पर आ गए थे। इसी लिस्ट में साल 2019 के दौरान बैजू रविंद्रन, उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ और परिवार ने 1.9 अरब डॉलर संपत्ति के साथ जगह बनाई थी। बैजूस भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जो लाखों छात्रों को सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए तैयार होने और पढ़ाई करने में मदद कर रही है। सितंबर 2020 तक बैजूस 1 अरब डॉलर से अधिक की फंडिंग जुटा चुकी थी और 10 अरब डॉलर से ज़्यादा की कंपनी बन चुकी थी। वित्त वर्ष 2019-20 में बैजूस का रेवेन्यू दुगना होकर 2800 करोड़ डॉलर हो चुका था। आज हम कहते हैं कि यह भारत की सबसे कीमती स्टार्टअप हुआ करती थी। बमुश्किल 20 महीने पहले इसके वैल्यूएशन लगभग 22 अरब डॉलर था, यानी 1,80,000 करोड़ रुपए लगभग इसकी कीमत लगाई गई थी। लेकिन उसी स्टार्टअप का हाल ऐसा हो गया कि पिछले दिनों वो अमेरिका में
अपने कर्ज की एक किस्त लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक समय पर जमा नहीं करा पाई। भारत में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर छा जाने वाली यह स्टार्टअप है बैजू रविंद्रन की यह एडुटेक स्टार्टअप अब स्वयं अनेक समस्याओं से घिर रही है। 2011 में बैजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न की शुरुआत हुई। 2015 में कंपनी का बैजूस ऐप आया। देश में इंटरनेट के घोड़े पर सवार होकर बैजूस ने जो रफ्तार पकड़ी, 2020 मार्च से 2022 मार्च तक जो कोविड का दौर रहा, स्कूल बंद हुए तो लैपटॉप, टैब और मोबाइल पर पढ़ाई का माहौल बना। बैजूस की रफ्तार रॉकेट से भी तेज हो गई थी। उसी दौरान बैजूस ने कई अधिग्रहण किए। अगस्त 2020 में इसने व्हाइट हेड जूनियर को खरीदा। 2021 में टॉपर को खरीद लिया। कैलिफोर्निया का डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक की डील भी इसी के पास आ गई। सिंगापुर की ग्रेड लर्निंग भी इसी का हो गया। आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड को बैजूस ने $1 अरब में खरीदा था। विदेशी निवेशकों से हासिल पैसे से ऐसे सौदों में मदद मिल रही थी। इस डील स्ट्रीट पर बैजूस का आकाश को खरीदना एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। ब्लैक रॉक, सिल्वर लैक, टाइगर ग्लोबल और टेंसेंट जैसी विदेशी निवेशकों से बैजूस ने अच्छा खासा मोटा पैसा जुटाया। इससे बैजूस ने हजारों करोड़ रुपए जुटाए। इस फंडिंग राउंड्स में बैजूस की वैल्यूएशन बढ़ती चली गई। विदेशी निवेशक बैजूस की ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर लट्टू थे। बैजूस भारत के स्टार्टअप इकोनॉमिक की आइकन बन गई। इसके प्रमोटर बैजू रविंद्रन को एक के बाद एक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड्स मिलने लगे। कंपनी ने मार्केटिंग पर अंधाधुंध पैसा बहाया। शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड स्टार इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। व्हाइट जूनियर के लिए इसने ऋतिक रोशन को अपने साथ जोड़ा। इंडियन क्रिकेट टीम की यह टाइटल स्पॉन्सर बनी। यहाँ तक कि फीफा वर्ल्ड कप की को स्पॉन्सर भी इसने हासिल की। कंपनी इंटरनेशनल अरीना में कदम रख रही थी, लिहाजा इंटरनेशनल धमक भी दिखानी थी। मशहूर फुटबॉलर मेसी को इसने अपना इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। निवेशकों की फंडिंग और मार्केटिंग पर अंधाधुंध खर्च के दम पर बैजूस भारत में ऑनलाइन एजुकेशन के आगाज पर छा गई। 2022 में एक फंडिंग राउंड में इसका वैल्यूएशन $22 अरब आंका गया। बैजू रविंद्रन और उसकी पत्नी की संपत्ति भी $3.5 अरब से ज्यादा आंकी गई। लेकिन बैजूस यह चमक देर तक कायम नहीं रख सके। कर्ज और फंडिंग के जरिए तूफानी रफ्तार से किए गए अधिग्रहण प्रॉफिट नहीं दे सके। बैजूस ने जो आखिरी ब्यौरा दिया है अपनी माली हालत का, वो फाइनेंशियल ईयर 2021 का है। इसके मुताबिक वर्ष 2021 में इनका नेट लॉस 4,500 करोड़ से ज्यादा का था। इसी बीच कंपनी के कई सीनियर अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। हाल में इसकी ऑडिटर डेलॉयट ने भी इनकी माली हालत पर चिंता जताते हुए काम छोड़ दिया। कहा कि कंपनी अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं दे रही है। पिछले साल जून में बैजूस ने बड़े पैमाने पर छंटनी का सिलसिला शुरू हुआ। इस साल जून तक कंपनी ने करीब 4,000 कर्मचारियों को हटा दिया और यह दौर जारी है। अभी वैल्यूएशन अपने शिखर से गिरकर 1/4 के करीब आ चुका है। अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, कर्मचारियों की छंटनी हो रही है, कर्ज देने वालों ने मुकदमे तक कर दिए। यहाँ तक कि अब तो ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों ने भी जांच शुरू कर दिया है। संकट बढ़ा तो निवेशकों ने दबाव बनाना शुरू किया। कर्ज देने वालों ने नकेल कसनी शुरू की। कंपनी विवादों से घिरी
तो वैल्यूएशन नीचे आने लगा। मई महीने में बैजूस में नीदरलैंड की कंपनी प्रोसेस के निवेश की खबर आई। इस फंडिंग में उसने बैजूस की कीमत लगभग $5 अरब। आसमान से गिरे खजूर पर अटके, कहाँ $22 अरब, कहाँ $5 अरब। इसके सबके बीच बैजूस का अमेरिकी कर्जदाताओं के ग्रुप से विवाद हो गया। यह मसला कर्ज की शर्तों को लेकर था। बैजूस ने साल 2021 में $1 अरब 20 करोड़ का कर्ज लिया था। कर्ज देने वालों ने कर्ज का एक हिस्सा तुरंत वापस करने को कहा। उन्होंने कर्ज की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यह मामला अब अमेरिकी अदालत जा चुका है। इसके बाद कंपनी के 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों ने इस्तीफा दे दिया, हट गए, रिजाइन दे दिया। बैजूस की इन मुश्किलों की कुछ खास वजह है। इन्हीं वजहों में उनके लिए सबक भी छिपा है। कोविड वाले दौर में ऑनलाइन एजुकेशन का चलन बढ़ा। कोविड के बाद स्कूल खुले तो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोडक्ट्स की मांग घट गई। जैसे कि सैनिटाइजर और मास्क बनाने वाली कंपनी की तरह ही बैजूस और उसके निवेशकों को आसमान छूती उम्मीदों को एक गहरा धक्का लगा। बैजूस कोविड वाले दौर की ग्रोथ पाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने लगी। स्कूल खुलने के बाद माता पिता बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति क्यों देंगे? ज़रा इसके बारे में सोचें। स्कूल जाने लगे बच्चे, स्कूल से पढ़ के आएंगे, ऑलरेडी थके होंगे, तो ऑलरेडी स्कूल का होमवर्क करेंगे या ऑनलाइन कोर्सेज करेंगे? बैजूस का एक्चुअल बिजनेस केवल कोविड के दौरान था। कोविड के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई एक अपरिहार्य परिस्थिति थी, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। अन्यथा कई पेरेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई कतई पसंद नहीं है। यदि आपके बच्चे ऑनलाइन अध्ययन में रुचि नहीं दिखाते हैं तो इनकी कोई रिफंड की नीति भी नहीं है। माता पिता को इस बच्चों की स्क्रीन की लत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनको एडिक्शन हो गई है। ऑल टाइम मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स उनके सामने होने चाहिए। एडिक्शन, इस कारण भी पेरेंट्स ऑनलाइन अध्ययन को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वे बच्चे, उन्हें नहीं पता है एक्चुअल में कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। उनकी अध्ययन सामग्री शैली में कोई उन्नत परिवर्तन नहीं हुआ। उनका व्यवसाय केवल प्रचार के माध्यम से चल रहा था। उन्होंने ज़्यादा पैसा महंगे विज्ञापन, ब्रांड एम्बेसडर और अन्य कंपनी खरीदने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया या बर्बाद किया, कुछ भी कहिए। अपना मुख्य व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया जो कि उनको अपने पेरेंट्स कंपनी के डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए था। अपने प्रोडक्ट्स के बदले हुए माहौल के मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाने चाहिए थे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि एजुकेशन ब्रांड्स की ठोस पहचान बनाने में 10 को लग जाते हैं, कई साल लगते हैं। यह साल 2 साल मुनाफा कमाने का खेल नहीं है। यह बात सही है कि बैजूस तेजी से आगे बढ़ी और अब भी $5 अरब से ज़्यादा कीमत के साथ यह कोई हल्की कंपनी नहीं है जो हाय तौबा इसके लिए मचाया जा रहा है। वह दरअसल हवाई उम्मीदों के चलते मची है। एक के बाद एक निवेशक पैसा लगाते रहे और हर फंडिंग राउंड में बैजूस की वैल्यूएशन बढ़ती चली गई, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा था। निवेशक वैल्यूएशन बढ़ने का ढोल बजा बजा कर अगले निवेशक को लुभा रहे थे, इनवाइट कर रहे थे। जब तक प्रॉफिट का गुब्बारा फूलता रहा सब खुश थे। जब पिचकने लगा तो चिल्लाने लगे, चारों तरफ हाय हाय होने लगा। 2023 हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक रविंद्रन दुनिया में एजुकेशन सेक्टर के दूसरे सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर हैं और वह, उनकी फैमिली
भारतीय अरबपतियों की ग्लोबल लिस्ट में 994 पोजीशन पर है। पिछले 3 वर्षों में उनकी पोजीशन 1000 से ज़्यादा पायदान चढ़ी है। आप समझ सकते हैं उन्होंने कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है पैसा कमाने के मामले में। लेकिन बैजूस जिस तेज़ी से फिसल रही है उसे देखते हुए वापसी की राह बहुत मुश्किल हो सकती है। निवेशकों को तो नुकसान हुआ ही है, हजारों कर्मचारियों को निकाला जा चुका है और कई दूसरे की जॉब पर तलवार लटक रही है। जिन बच्चों ने बैजूस के कोर्सेज खरीदे हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तस्वीर का असर भारत की दूसरी स्टार्टअप पर भी पड़ सकता है। उनके लिए भी पैसा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। माहौल संभालने के लिए सीईओ बैजूस रविंद्रन ने कर्मचारियों से कहा है कि अब बैजूस प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देगी। उन्होंने कंपनी के शेयरधारकों से कहा है कि एक बोर्ड एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी सीईओ रविंद्रन को गवर्नेंस के मामले में मतलब हैंडल करने के लिए किस तरह से कंपनी चलाया जाए उसके लिए उनको एडवाइस करेगी। और इन सब के बावजूद रविंद्रन और बैजूस को एंटरप्रेन्योर में कुछ और भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।